तो नमस्कार साथियों, फिर से एक बार स्वागत है आपका टारगेटिंग के एसएससी में। अब हम लोग उत्तराखंड के सोल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। तो उत्तराखंड का पहला हमारा क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर कि बैरी-तोकी उत्सव मनाया जाता है। आपको बताना है बैरी-तोकी उत्सव मनाया जाता है। अगर आपने परीक्षा वाणी पढ़ी होगी तो उसमें साफ साफ दिया हुआ है कि बैरी-तोकी उत्सव कहां पर मनाया जाता है। तो बैरी-तोकी उत्सव मनाया जाता है आपका गमसाली चमोली में। यानी अगर हम बात करें बैरी-तोकी उत्सव की तो चमोली, ठीक है, चमोली के गमसाली में मनाया जाता है। कौन सा उत्सव? बैरी-तोकी उत्सव, ठीक है। और कब ये मनाया जाता है, ये पूछा जाता है एग्जाम में। तो प्रत्येक वर्ष श्रावण संक्रांति पर, ठीक है, संक्रांति पर। इस चीज को आपको नोट करना है, कब मनाया जाता है। एक वर्ष श्रावण संक्रांति पर ये मनाया जाता है, ठीक है। कौन सा उत्सव? बैरी-तोकी उत्सव मनाया जाता है। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है कि धनुष से प्रतीकात्मक बैरी को मारा जाता है। यानी धनुष बाण से ये युद्ध होता है। आपको पता होना चाहिए धनुष से किसको मारा जाता है? एक प्रतीकात्मक, मतलब एक पुतला बनाया जाता है बैरी का और उसको मारा जाता है इसमें। और ये किसमें होता है? गमसाली चमोली में होता है। इसी के साथ साथ ऑप्शन ये आपको दिख रहा होगा सोर घाटी। तो सोर घाटी में एक उत्सव मनाया जाता है। अगर मैं बात करूं तो मोस्ट मानू, ठीक है, मोस्ट मानू, ये उत्सव कहां पर मनाया जाता है? मोस्ट मानू सोर घाटी पिथौरागढ़ में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष में मनाया जाता है, ठीक है, प्रत्येक वर्ष में मनाया जाता है। स्थित हो जाएगी। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए इसमें क्या होता है, इसे ऋषि पंचमी को भी मनाया जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आ जाएगा कभी, ऋषि पंचमी, ठीक है, ऋषि पंचमी कब मनाया जाता है? ऋषि पंचमी को। तो ये चीजें छोटी छोटी चीजें होती है ना, परीक्षा वाणी में अगर आपने पढ़ी होगी तो ब्रैकेट में लिखे हुए होते हैं छोटे छोटे वर्ड। इस बार उसने पूछा था ना नाग देवता को कि कौन सा मेला लगता है, तो इसी प्रकार से वो जो ब्रैकेट में लिखे रहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो कब मनाया जाता है? ऋषि पंचमी को ये मनाया जाता है, मोस्ट मानू उत्सव, और प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है सौर घाटी में। इसी के साथ साथ आपको ऑप्शन बी दिख रहा होगा दारमा। तो दारमा भी कहां पर है? ये दारमा हो जाएगा पिथौरागढ़ में। और यहां पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो गबला देव उत्सव, ठीक है। गबला देव उत्सव कहां पर मनाया जाता है? गबला देव महोत्सव मनाया जाता है दारमा घाटी या चौदासी घाटी। ये दोनों कहां पर हो जाएगी? दारमा और चौदासी, ठीक है, दारमा और चौदासी घाटी में मनाया जाता है। और ये दोनों ही हो जाएंगी पिथौरागढ़ में स्थित। ऑप्शन डी आपको दिख रहा होगा व्यास घाटी। अब व्यास घाटी कहां पर है? तो व्यास घाटी में क्या मनाया जाता है आपको पता होना चाहिए, जुमली हवा सामो उत्सव, ठीक है, जुमली हवा सामो, जुबली हवा सामो उत्सव। ये कहां पर मनाया जाता है? जुमली हवा सामो उत्सव ये मनाया जाता है व्यास घाटी में, और ये भी पिथौरागढ़ में स्थित हो जाएगा। इसके बारे में एक फैक्ट आपको लिखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 12 वर्ष में मनाया जाता है। प्रत्येक 12 वर्ष में कौन सा उत्सव मनाया जाता है पूछेगा तो जुमली हवा सामो उत्सव मनाया जाता है प्रत्येक 12 वर्ष में। और कहां पर मनाया जाता है? व्यास घाटी पिथौरागढ़ में। तो ये सारे ही जो उत्सव हैं लगभग गमसाली चमोली को छोड़ दिया जाए तो सौर घाटी, दारमा घाटी, व्यास घाटी में अलग अलग उत्सव मनाए जाते हैं। ये चीजें आपको नोट करनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 है हम पे, खड़ी देवी किसकी प्रमुख देवी है? ठीक है, खेड़ी देवी किसकी प्रमुख देवी है? ठीक है, तो खेड़ी देवी हमने पढ़ा है, ये हो जाएगी बोक्साओं की प्रमुख देवी। इसके अलावा बोक्साओं की अन्य देवियां कौन कौन सी होती हैं? तो चौमुंडा देवी आपने पढ़ा होगा, चौमुंडा, ठीक है, चौमुंडा देवी किसकी प्रमुख देवी हो जाएगी? तो बोक्साओं की हो जाएगी। या फिर इसके अलावा ज्वालपा देवी आपने पढ़ा होगा, ज्वालपा देवी, ठीक है, तो ज्वाला देवी, ठीक है, ज्वालपा, ठीक है, ज्वालपा देवी किसकी हो जाएगी? ये भी बोक्साओं की हो जाएगी। ये सभी देवता किसके इंपॉर्टेंट है। और एक हुल्का देवी भी किसकी देवी हो जाएगी? ये हो जाएगी बोक्साओं की देवी, ठीक है। इसके अलावा मैंने भोटिया के आपको परसों बताए थे, भोटिया के कौन कौन से होते हैं? भूमियाल देवता, ठीक है, भूमियाल देवता किसके होते हैं? भोटियाओं के होते हैं। हाथी पर्वत की कौन पूजा करता है? तो भोटिया जनजाति करती है, ठीक है। किस पर्वत की? तो हाथी पर्वत की पूजा। इसके अलावा बैग रैम चिम, ठीक है, बैग रैम चिम, ये किसके देवता होते हैं? ये भी भोटिया जनजाति के होते हैं। इसी के साथ साथ भोटिया जनजाति के और कौन कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए कि भोटिया जनजाति के कौन कौन से देवता हैं? सिंधवा विधवा, हाथी पर्वत, बैग रैम चिम, और आपका एक आता है सिंधवा विधवा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सिंधवा विधवा, ये किसके देवता हो जाएंगे? ये भोटियाओं के देवता हो जाएंगे। और द्रोणगिरी की पूजा कौन करता है?
तो ये भी कौन करती है, भोटिया जाति करती है। जौनसारियों के बहुत प्रमुख देवता आते हैं, आपको पता है महासू देवता, महासू देवता जी, ठीक है। महासू देवता कहाँ के देवता हो जाएंगे, ये जौनसार के देवता हो जाएंगे। और महासू देवता का मंदिर आपको पता होगा, हनौल में बहुत बड़ा महासू देवता का मंदिर है। तो पूछा जाता है हनौल मंदिर कहाँ पर है, तो वो महासू देवता का मंदिर है। और कहाँ पर है, जौनसार चक्राता में वो मंदिर स्थित हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि महासू देवता किसके अवतार है, महाशिव का इन्हें अवतार माना जाता है। कभी कभी क्वेश्चन ना आ जाए कि महासू देवता किसका अवतार है, तो महाशिव का इन्हें अवतार माना जाता है। एक जौनसारियों के प्रमुख देवता पवासी, ठीक है, पवासी देवता भी जौनसारियों के होते हैं। इसी के साथ साथ जौनसारियों के एक और देवता आता है बोठा, ठीक है, बोठा इनके अन्य देवता हो जाएंगे, ठीक है। मासू तो इनके देवता हैं ही, जो प्रमुख देवता है मासू है, ठीक है, जिनको महाशिव का अवतार माना जाता है। पवासी भी इनके देवता होते हैं और बोठा भी इन्हीं के देवता होते हैं। इसी के साथ साथ ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा थारू। तो थारू में क्या होता है, दीपावली को शोक पर्व के रूप में, दीपावली को, दीपावली शोक पर्व के रूप में, शोक पर्व रूप में, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दीपावली को शोक पर्व के रूप में कौन मनाता है, ठीक है, तो वो थारू जनजाति मनाती है। इस चीजों को आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखेंगे। राज्य में चर्म का कार्य करने वाले को कहा जाता है। तो परीक्षा वाणी में पढ़ा होगा आपने, राज्य में जो चर्म का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो यहां पर ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, शार्की या बढ़ई, ठीक है, शार्की या बढ़ई। जो राज्य में चर्म का काम करते हैं ना, इन्हें कहा जाता है शार्की या बढ़ई। ऑप्शन ए आपको दिख रहा होगा टमटा। तो टमटा लोग क्या करते हैं, तांबा, ठीक है, तांबा का बर्तन, ठीक है, तांबे के बर्तन हो गए, या फिर आपके जो धातु से पीतल हो गया, एल्यूमिनियम, ठीक है, पीतल, एल्यूमिनियम, या फिर इसके अलावा क्या करते हैं ये लोग, इन्हीं के बर्तन बनाते हैं। और जो टमटा समता है ये फेमस है, रिंगाल, रिंगाल के क्या बनाते हैं, रिंगाल के बांसे के ये बनाते हैं चटाई, ठीक है, चटाई बनाते हैं, डाले बनाते हैं। डाले होते हैं ना गांव में, आपने दिखाऊंगा डाले जो सर में रख के ले जाते हैं, जिनमें शायद मेरे ख्याल से पहाड़ों में इस्तेमाल होते हैं वो। कुछ लोग उनमें घास वगैरह रखते हैं डालों में, या कुछ लोग गोबर वगैरह रखते हैं। तो ये किसके, कौन लोग बनाते हैं, रूढ़ी लोग बनाते हैं, रिंगाल के, ठीक है, रिंगाल के, रिंगाल से बनाते हैं, रिंगाल के बांस से बांसा, ठीक है, रिंगाल के बांस से क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं चटाई, डाले, या फिर क्या बनाते हैं, ठीक है, ये सब कुछ ये बनाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे उत्तरकाशी जनपद का गठन कब हुआ। तो परसों मैंने आपको बताया था, ठीक है, तो बार बार ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। मैंने आपको उस दिन बताया था जो हमारे सीमांत जिले हैं, ये कुछ हमारा उत्तराखंड का मैप हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ऊपर के, ठीक है, ये उत्तराखंड का हमारा मैप है, ठीक है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, उत्तरकाशी स्थित हो जाएगा, यहीं पर चमोली हो जाएगा, फिर यहीं पर पिथौरागढ़ हो जाएगा। तो ये तीनों जनपद कौन से हैं, सीमांत जनपद। सीमांत क्यों है, इनकी सीमाएं जो होती है यहाँ से तिब्बत से लगती है, यहाँ से नेपाल से लगती है, यहाँ से नेपाल से लगती है, यहाँ से तिब्बत से लगती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर अगर हम बात करें उत्तरकाशी हो जाएगा, यहाँ पर चमोली हो जाएगा, ठीक है, चमोली, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका पिथौरागढ़। और तीनों की जो स्थापना होती है ये होती है 24 फरवरी 1960 को, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। तो तीनों सीमांत जिलों की जो स्थापना होती है कब होती है, चमोली, उत्तरकाशी। सीधा सीधा आपको याद रखने की ट्रिक मैंने आपको बताई थी उस दिन, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कि कब कब जीता था, कब, ठीक है, CUP कब जीता था, 24 फरवरी 1960 को ये जीता गया था। और कब का क्या हो जाएगा, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, तीनों ही सीमांत जिले। देहरादून का जिले के रूप में कब गठन हुआ था, एक क्वेश्चन काफी किताबों में, शायद मेरे ख्याल से अब तो परीक्षा वाणी ने भी करेक्ट कर लिया है। तो देहरादून का जो गठन हुआ था, आपने किताबों में गलत पढ़ा होगा वो चीज, तो ये हुआ था 1871 में, ठीक है, इस चीज को करेक्शन करिएगा। पूछा गया क्वेश्चन है, आयोग ने इसको ऑथेंटिक माना है। परीक्षा वाणी में 1817 आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। लेकिन देहरादून के जिले के रूप में गठन पूछेगा तो 1871 है। इसका साक्ष्य अगर आपको चाहिए तो नीचे लिंक आ रही होगी, टेलीग्राम में जुड़ जाएं, वहां पर मैं इसका साक्ष्य आपको दे दूंगा। एक बार आप मैसेज कर दीजिएगा डिस्कशन वाले ग्रुप में कि सर देहरादून वाले जिले का साक्ष्य दे दीजिए, तो वहां पर मैंने अपलोड किया हुआ है, काफी पहले वो डाला था, ठीक है, अखबार की एक कटिंग थी तो वहां पर भी माना गया था।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 हम पे है रानीखेत स्थित है। तो ऐसा ही क्वेश्चन कुछ आपको पटवारी में देखने को मिला था, जो आपका एग्जाम कैंसिल हो गया कि जो रानीखेत है, अल्मोड़ा है, मसूरी है, लगातार हमसे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो रानीखेत की जो स्थिति है ये हो जाएगी आपके मध्य हिमालय में। अगर मैं बात करूं ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रानीखेत के अलावा हमने देखा है मसूरी भी मध्य हिमालय में आता है। रानीखेत के अलावा कौन सा आता है? मध्य हिमालय में मसूरी मध्य हिमालय में आता है। ठीक है, ऑप्शन बी अगर आपको दिख रहा होगा वृद्ध हिमालय, तो वृद्ध हिमालय क्या है? ये प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री कहा गया है। अगर मैं बात करूं प्राचीन ग्रंथों में, ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में इसे क्या कहा गया है? हिमाद्री। ठीक है, प्राचीन ग्रंथों में हिमाद्री किसे कहा गया? क्वेश्चन आता है कि प्राचीन ग्रंथों में हिमाद्री कहा गया है ये वृद्ध हिमालय को। और यहीं पर क्या होता है, राज्य में अधिकांश जो पर्वत हैं आपके, ऊंचे पर्वत चोटियां इसी पर स्थित हो जाएंगे। ठीक है, राज्य के अधिकांश जो पर्वत और चोटियां हैं वो किस पर स्थित है? वृद्ध हिमालय में स्थित है, और इसे प्राचीन ग्रंथों में हिमाद्री कहा गया था। इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इस पर क्या है, वृद्ध हिमालय में आता है क्वेश्चन कि यहाँ पर कौन सी जनजाति रहती है? तो यहाँ पर भोटिया जनजाति अधिक निवास करती है। ठीक है, भोटिया जनजाति कहाँ निवास करती है? अधिक वृद्ध हिमालय में निवास करती है। और जो मध्य हिमालय में है, रानीखेत मध्य हिमालय में हो जाएगा, मसूरी मध्य हिमालय में हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 हम पे है भारत माता मंदिर की स्थापना कब की गई? ठीक है, तो आपको बताना है कि भारत माता मंदिर की स्थापना कब की गई। सबसे पहले भारत माता मंदिर कहां पर है? तो आपने हरिद्वार में देखा होगा। ठीक है, हरिद्वार में स्थित क्या है? भारत माता मंदिर है। लगभग 8 मंजिला ये मंदिर है। ठीक है, 8 मंजिला ये मंदिर है। और इसका जो अनावरण करा था या उद्घाटन करा था 1983 में करा था। किसने करा था? इंदिरा गांधी जी ने। ठीक है, इंदिरा गांधी जी ने। पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये मंदिर है। इंदिरा गांधी जी ने कौन से मंदिर का उद्घाटन किया था 1983 में? तो हरिद्वार के भारत माता मंदिर का उद्घाटन किया था, जिसकी लंबाई अपने आप में 180 फीट हो जाएगी। ठीक है, 180 फीट ये ऊंचा हो जाएगा। कौन सा मंदिर? भारत माता मंदिर। और कहां पर यह स्थित है? ये हो जाएगा हरिद्वार में स्थित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 अब हम लोग देखेंगे, 27। क्वेश्चन नंबर 27 हम पे है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो सही नहीं है आ गया, फिर से नहीं आया तो बोला करेंगे। हैबिट आपको हो गई होगी, अब नहीं होगी है तो हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो हैबिट तो हम बनवा ही देंगे आपको। ठीक है, इस चीज की टेंशन मत लो भाई, इस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है। यहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर क्लास में बताया जाएगा। सॉरी, थोड़ा पेन गिर गया, तो इस चीज को जरा पेन पकड़ा दीजिए। थोड़ा सा पेन गिर गया था, तो इस चीज की आपको टेंशन नहीं लेनी है कि जो यहाँ पर सुमेलित है नहीं है, इस चीज को आपको करेक्शन करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर बात करें, मैग्नेसाइट बागेश्वर में होता है, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, फॉस्फोराइट आपका टिहरी में होता है, ये भी सही हो जाएगा। टिन एकमात्र जिला कहां पर उत्पादन होता है? चमोली में होता है। तांबा, देखिए अब तांबा की यहां पर अगर हम बात करें ना, तो तांबा वैसे तो आपको नैनीताल में भी देखने को मिलता है, लेकिन स्पेसिफिक यहां पर पूछा जा रहा है। ठीक है, तांबे का आपने देखा होगा नैनीताल, देहरादून, चमोली, अन्य डिस्ट्रिक्टों में तांबा मिलता है। लेकिन यहां पर अगर स्पेसिफिक बात हो रही है तो आपने सुना होगा अल्मोड़ा का झिरोली। ठीक है, अल्मोड़ा का झिरोली गांव। ठीक है, यहां पर क्या मिलता है? तांबा मिलता है। या फिर आपने सुना होगा बागेश्वर का थैलीपाटन। यहां पर क्या मिलता है? बागेश्वर, अल्मोड़ा के झिरोली गांव में, और बागेश्वर के थैलीपाटन में ये क्या मिलता है? यहाँ पर तांबा मिलता है। ठीक है, इस चीज को आपको नोट करना है। तांबा कहां पर मिलता है? अल्मोड़ा के झिरोली गांव में पूछा जाता है। बागेश्वर के थैलीपाटन में क्या मिलता है? तांबा मिलता है। वैसे तांबा आपको हर जगह मिल जाएगा, हर जगह का इन द सेंस कि आपको देहरादून में तांबा थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा, थोड़ा बहुत तांबा आपको पौड़ी में देखने को मिल जाएगा, चमोली में मिल जाएगा, या फिर नैनीताल में मिल जाएगा। लेकिन स्पेसिफिक अगर यहाँ पर पूछेगा तो यहाँ पर अल्मोड़ा के झिरोली गांव और बागेश्वर के थैलीपाटन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्वेश्चन नंबर 28 हम पे है उत्तराखंड में खनिजों की खोज एवं सर्वेक्षण हेतु गठन किया गया। तो खनिजों की खोज एवं सर्वेक्षण हेतु किसका गठन किया गया आपको बताना है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर अगर देखेंगे तो हम ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, भूतत्व एवं खनिज निदेशालय। और इसका मुख्यालय कहां पर है? इसका मुख्यालय हो जाएगा देहरादून में। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी मैंने कल आपको बताया है कि मुख्यालय जो ज्यादातर है हमारे कहां पर हो जाएंगे? राजधानी, जो हमारी अस्थायी राजधानी है देहरादून में स्थित हो जाएंगे। ठीक है, चाहे निर्वाचन आयोग का मुख्यालय हो जाए, चाहे खनिज इसका मुख्यालय हो, रेशम उत्पादन का मुख्यालय हो, तो अधिकतर मुख्यालय आपको देहरादून में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और एक क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि राज्य में जो खनन का कार्य है, राज्य में खनन का
कार्य कौन करता है? राज्य में खनन का कार्य कौन करता है? अगर आपने परीक्षावाणी में देखा होगा, किताबें अगर आप पढ़ रहे होंगे, तो राज्य में जो खनन का कार्य है उत्तराखंड वन विकास निगम करती है। उत्तराखंड वन विकास निगम, ठीक है, उत्तराखंड वन विकास निगम के द्वारा क्या किया जाता है? राज्य में खनन का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नोट करके चलेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 हम पे कहता है उत्तराखंड में 3 मुख्य नदी तंत्र कौन सी हैं? तो उत्तराखंड की जो 3 मुख्य नदी तंत्र है, अब देखिए उत्तराखंड में अनेकों नदियां बहती हैं, तो 3 मुख्य नदियां कौन कौन सी हमारी? सबसे प्रमुख नदी कौन सी है? गंगा नदी तंत्र, ठीक है। अगर हम बात करें तो सबसे प्रमुख कौन सी हो जाएगी? गंगा नदी तंत्र। गंगा की अगर हम बात करें तो गंगा का आपको पता है संगम कहां पर होता है? गंगा का संगम होता है देवप्रयाग में। किसके किसके मिलने से? अलकनंदा प्लस भागीरथी, ठीक है, अलकनंदा प्लस भागीरथी, ये दोनों का संगम कहां पर होता है? देवप्रयाग में। और ये क्या मिलकर बनाती हैं? ये गंगा का निर्माण करती हैं। और गंगा का देवप्रयाग से लेकर हरिद्वार तक, ठीक है, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई पूछी जाती है। ठीक है, देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा की लंबाई पूछी जाती है, तो 96 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि उत्तराखंड में गंगा की कुल लंबाई कितनी है। अब उत्तराखंड में आपको पता होना चाहिए गंगा कहां से बहती है, गंगा नदी कहां से, आपको पता है गंगा का कोई प्रॉपर ऐसा उद्गम तो है नहीं। आप नेशनल अगर लूसेंट में देखेंगे तो गंगोत्री ग्लेशियर कहता है, लेकिन हम उत्तराखंड पढ़ रहे हैं, हमें यह पता होना चाहिए कि गंगा का प्रॉपर जो सोर्स है उद्गम का वो कहां पर है। गंगा का सोर्स है अलकनंदा प्लस भागीरथी का संगम होता है, वहीं पर कहां पर? देवप्रयाग में होता है। और वहीं से क्या बनती है? आपकी गंगा नदी का निर्माण होता है। आपने देखा होगा ना, बहुत ज्यादा फोटो वायरल होती है, इधर से आपकी अलकनंदा नदी आ रही होती है, इधर से भागीरथी नदी आ रही होती है, और यहां पर क्या होता है? देवप्रयाग में स्थित मंदिर है। आजकल तो ड्रोन का जमाना है भाई, इतने रील देख दिए ना इस पर, आप विश्वास नहीं करोगे, बहुत ज्यादा रील, हर कोई दूसरा आदमी इस पर रील बना रहा है। साथ ही साथ लोग जाते हैं एक सेल्फी वहां पर क्लिक कराएंगे। तो आपको ये पता होनी चाहिए, यहीं से क्या होता है? गंगा का निर्माण होता है, और गंगा यहां से लेकर सीधा जाती है हरिद्वार, और इसकी कुल लंबाई 96 किलोमीटर हो जाएगी। तो एक तो इंपॉर्टेंट नदी हो जाएगी। दूसरी नदी तंत्र अगर हम बात करें तो यमुना नदी हो जाएगी, ठीक है। अब यमुना नदी का जो उद्गम होता है, यमुना नदी का उद्गम होता है बंदरपूछ ग्लेशियर से। वे कहां पर है? ठीक है, बंदरपूछ ग्लेशियर से। ये कहां पर हो जाएगा? उत्तरकाशी में स्थित है बंदरपूछ ग्लेशियर। यहीं से क्या होता है? या यमुनोत्री से, ठीक है, यमुनोत्री या बंदरपूछ ग्लेशियर। कभी ऑप्शन में अगर यमुनोत्री ना दिया हो, क्योंकि यमुना नदी यमुनोत्री एकदम से क्लिक हो जाता है दिमाग में, लेकिन बंदरपूछ ग्लेशियर या यमुनोत्री से क्या होता है? यमुना नदी का उद्गम होता है। और पूछा जाता है राज्य में यमुना की कुल लंबाई कितनी है, तो राज्य में यमुना की लंबाई कभी आ जाए तो 136 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी, ठीक है। राज्य की बात हो रही है यहां पर, उत्तराखंड की, ठीक है। केंद्र के सेंटर में आपको, भारत में तो गंगा यमुना की लंबाई बहुत लंबी है, लेकिन आपको यहां पर राज्य में बतानी है तो 136 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी। और काली नदी तंत्र मैं आपको बार बार बताता हूं, बहुत प्रमुख नदी तंत्र ये हमारे लिए है। क्यों है? क्योंकि आपको पता है राज्य की सबसे लंबी नदी हो जाएगी, इसकी कुल लंबाई आ जाए तो 252 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई हो जाएगी। तो ये सारे फैक्ट हैं आपके नदियों के बारे में। अगर ऑप्शन ए देखेंगे तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 अब लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 हम पे गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्थान की स्थापना की गई। तो गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिक संस्थान की स्थापना कहां पर की गई आपको बताना है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। गौ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान संस्थान कहां पर हो जाएगा? ऋषिकेश में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा रुड़की में अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च सेंटर, ठीक है, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च सेंटर, ठीक है, रिसर्च सेंटर, ये कहां पर हो जाएगा? ये आपका स्थित हो जाएगा रुड़की में। इसी के अलावा आपने देखा होगा स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, ठीक है, स्ट्रक्चरल बिल्डिंग रिसर्च, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ठीक है, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग रिसर्च सेंटर, ठीक है, ये कहां पर स्थित हो जाएंगे? ये दोनों स्थित हो जाएंगे आपके रुड़की हरिद्वार में, ठीक है। जनपद पूछेगा तो हरिद्वार। देखिए कंफ्यूज कैसे करता है आयोग, कभी पूछ दिया आपसे सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च किस जनपद में है, ऑप्शन में सबसे पहले वो पता क्या देगा आपको? सबसे ऑप्शन में देगा रुड़की, दूसरा देगा आपको हरिद्वार। अब वहां पर आपने क्वेश्चन ही नहीं पढ़ा, इसीलिए बोलता हूं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्यों पढ़ो? क्योंकि उसने क्या पूछा है आपसे? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च सेंटर किस जनपद में है। तो जनपद दिख गया, सीधा जनपद को गोला करो ना भाई, है ना, क्यों नहीं कर रहे हो? जब बताया जा रहा है आपको तो गोले को जब आपने जनपद को गोला कर दिया है तो आपको सीधा सीधा पहला ऑप्शन रुड़की दे रहा है, तो रुड़की तो कोई जनपद ही नहीं है। जनपद कौन सा है? हरिद्वार जनपद के अंतर्गत रुड़की आता है, और रुड़की में ही स्थित क्या है? सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च सेंटर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे।
केदारनाथ में जल आपदा कब आई? तो केदारनाथ में आपदा आई थी, ठीक है। आप सभी को पता है भारत की अब तक की सबसे बड़ी आपदा है, ठीक है। अगर भारत की ही नहीं मतलब विश्व में भी इसका बहुत माना जाता है कि काफी बड़ी ये आपदा थी। जो ये आपदा आई थी, ये आई थी जून 2013 को। अगर हम बात करें 16-17 जून को ये बहुत बड़ी आपदा आई थी उत्तराखंड में। कौन सी आपदा थी? वो केदारनाथ आपदा हो जाएगी। और इसी आपदा में एक ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय सेना द्वारा, ऑपरेशन ठीक है, ऑपरेशन सूर्य होप, ऑपरेशन सूर्य होप। ये किससे संबंधित हो जाएगा? ऑपरेशन सूर्य होप संबंधित हो जाएगा केदारनाथ आपदा से, जो कि चला था 17 जून से 2 जुलाई तक, ठीक है। 17 जून से 2 जुलाई तक क्या चला था? ऑपरेशन सूर्य होप चला था। इसमें पता है लाखों लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी, अपना घर बार गंवा दिया था, और सेना ने उनको जो वहां से राहत कार्य के लिए क्या ऑपरेशन चलाया था? ऑपरेशन सूर्य होप का संबंध किससे है? तो केदारनाथ आपदा से। और केदारनाथ आपदा कब आई थी? 16-17 जून को आई थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखेंगे, उत्तराखंड में गौरिक सदृश मृदभांड कहां से प्राप्त हुए? तो उत्तराखंड में जो गौरिक सदृश मृदभांड आपसे पता करना है कहां से प्राप्त हुए थे, तो ये हम पे हुए थे हरिद्वार के भादराबाद से, ठीक है। अब भादराबाद मैंने आपको बताया कहां पर है, तो ये हरिद्वार में, ठीक है। हरिद्वार में स्थित क्या है? भादराबाद है। वहीं से हमें क्या प्राप्त हुए? गौरिक सदृश मृदभांड प्राप्त हुए हैं। अब ये भादराबाद की खोज कब हुई थी? तो भादराबाद की खोज हुई थी 1953 में। सॉरी, खोज नहीं, खुदाई, ठीक है। भादराबाद की खुदाई क्वेश्चन आता है कब की गई थी? 1953 में। और किसके द्वारा की गई थी? तो यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा जी के द्वारा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है भादराबाद की खुदाई किसने की थी? तो यज्ञदत्त शर्मा के नेतृत्व में क्या हुआ था? भादराबाद की खुदाई हुई थी, ठीक है। नेतृत्व में पूछेगा, ठीक है। सॉरी, नेतृत्व में किसके हुई थी? यज्ञदत्त शर्मा के। और कब हुई थी? 1953 में हुई थी। अगर यहीं पर मैं बात करूं बाणाहाट, तो बाणाहाट से आपको सुना होगा त्रिशूल लेक, ठीक है। पलेठी से हमें क्या मिला है? त्रिशूल लेक। और बाणाहाट से भी क्या मिला हमें? त्रिशूल लेक मिला है, ठीक है। और बनकोट क्या है? बनकोट पिथौरागढ़ में स्थित है, ठीक है। बनकोट कहां पर है? पिथौरागढ़ में है। यहां से क्या मिला था? 8 मानव ताम्राकृतियां, ठीक है। 8 मानव ताम्राकृतियां कहां से मिली हैं? तो बनकोट पिथौरागढ़ से मिली है। इस चीज को भी नोट करना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कीमनी गुफा पूछी जाती है आपसे कहां पर है? तो कीमनी गुफा स्थित हो जाएगी चमोली में, ठीक है। कीमनी गुफा कहां पर है? कीमनी गुफा हो जाएगी चमोली में। ये चीजें नोट करनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 हम पे है, नैनीताल काठगोदाम मोटर मार्ग का निर्माण कब किया गया? तो नैनीताल और काठगोदाम मोटर मार्ग का जो निर्माण है ये आपको बताना है कब किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 1882 में क्या किया गया? नैनीताल और काठगोदाम मोटर मार्ग का निर्माण किया गया। इसी के साथ साथ ऑप्शन सी थोड़ा सा इनकरेक्ट है, 1884। आपको पता होगा 1884 में क्या है? राज्य में प्रथम रेल पथ बिछाया गया था। यानी प्रथम रेल कहां चली थी राज्य में? सॉरी, कब चली थी पूछेगा। प्रथम रेल पथ बिछाया गया 1884 में, जो कि रामपुर से, ठीक है। कहां से बिछाया गया? रामपुर से काठगोदाम। रामपुर से काठगोदाम तक रेल पथ कब बिछाया गया? रेल पथ, ठीक है। रेल पथ कब बिछाया गया? 1884 में बिछाया गया। एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे, हरिद्वार से लक्षर जंक्शन को कब जोड़ा गया? यानी हम मैं बात करूं हरिद्वार से लक्षर जंक्शन, ठीक है। लक्षर, हरिद्वार से लक्षर जंक्शन को कब जोड़ा गया? ठीक है, तो हरिद्वार से लक्षर जंक्शन को जोड़ा गया था 1896 में। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हरिद्वार से लक्षर जंक्शन को कब जोड़ा गया था? 1896 में। और हरिद्वार को देहरादून से कब जोड़ा गया? ठीक है, हरिद्वार को देहरादून से जोड़ा गया था आपका, ठीक है, देहरादून से जोड़ा गया था 1900 में। तो ये तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर घुमा फिराकर यही पूछता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 है, नौठा कौतिक मेला किस पंचबद्री में लगता है? तो नौठा कौतिक मेला आपने सुना होगा, ठीक है, परीक्षावाणी में पढ़ा होगा। अगर मैं नौठा कौतिक का ही दूसरा नाम बोलूं तो नौठा कौतिक को क्या कहा जाता है? नौठा कौतिक को कोई हिमालयन महोत्सव कहा जाता है। हिमालय महोत्सव,
नौठा कौतिक को और किस नाम से जाना जाता है, तो नौठा कौतिक को जाना जाता है हिमालय महोत्सव नाम से जाना जाता है, जो कि अपने आप में कहां पर लगता है, आदि बद्री में लगता है। ठीक है, आदि बद्री में लगता है नौठा कौतिक, और यहीं पर क्या होता है, इसे हिमालयन महोत्सव के नाम से जाना जाता है। इसमें आपको थोड़ा सा अगर मैं रिलेट करके चलूं तो इसमें पहले से ना पत्थरों की जो खेल होता था इसमें, जैसे आपने देवी धुरा या फिर बारही देवी मंदिर में जो पत्थरों से मारते हैं ना, 4 खेमे लड़ते हैं, घेड़वाल चमियाल, ठीक है, इसी प्रकार से नौठा कौतिक में भी पहले से होता था। तो इसमें क्या होता था, आदमियों की मृत्यु वगैरह हो जाती थी। तो अब तो वर्तमान में सब बंद कर दिया गया, अब शायद मेरे ख्याल से फूल या कुछ ऐसे ही करते हैं वो लोग, लेकिन पहले से क्या करते थे, एक दूसरे को पत्थरों से मारते थे और कई लोगों की इसमें जान चली जाती थी। और ये उत्सव कहां पर होता है, आदि बद्री में होता है। वर्तमान में ये हिमालयन महोत्सव नाम से जाना जाता है, और ये गढ़वाल और कुमाऊं का प्रसिद्ध है। ठीक है, गढ़वाल और कुमाऊं दोनों ही जगह का। गढ़वाल में तो नौठा कौतिक मनाया जाता है, आपको पता है, गढ़वाल प्लस कुमाऊं। ठीक है, गढ़वाल कुमाऊं। कुमाऊं में ये कहां पर होता है, गढ़वाल में तो आपको पता लग गया आदि बद्री में होता है। ठीक है, नौठा कौतिक जिसको हिमालयन महोत्सव नाम से जानते हैं। कुमाऊं में आपने सुना होगा देवी धुरा। ठीक है, देवी धुरा। इसी तरीके का देवी धुरा में क्या होता है, आपने देखा है देवी धुरा में होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, पूर्णागिरी में होता है, सोमेश्वर में होता है, पूर्णागिरी में होता है, ठीक है, सोमेश्वर में होता है। ये सब कहां पर होते हैं, कुमाऊं में। ठीक है, कुमाऊं में कहां पर होता है, देवी धुरा, पूर्णागिरी, सोमेश्वर में ये क्या होते हैं, सोमेश्वर द्वारहाट में। ठीक है, सोमेश्वर द्वारहाट। ठीक है, सोमेश्वर द्वारहाट में ये होते हैं, और ये क्या कहा जाता है, इसे हिमालयन महोत्सव कहा जाता है। ठीक है, और आगे चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 हम पे है, बोराड़ी मेला किस जनपद में लगता है। तो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया था वीडियो के कि बोराड़ी मेला कहां पर लगता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, पिथौरागढ़ में। पिथौरागढ़ के अन्य मेलों की बात करूं तो थल मेला आपको पता है पिथौरागढ़ में लगता है। ठीक है, जौलजीबी मेला कहां पर लगता है, जौलजीबी। और जौलजीबी किसके संगम पर लगता है, जौलजीबी। ठीक है, तो जौलजीबी का संगम, आपको थोड़ा सा एक ट्रिक बताता हूं, बेसिक है वैसे, आपको आती होगी। तो काली और गोरी के संगम पे क्या लगता है, जौलजीबी मेला लगता है। तो थोड़ा सा आप ऐसा याद रख सकते हैं कि काली को गोरी से जलन है। ठीक है, काली को गोरी से जौल है, यानी काली को गोरी से क्या है, जलन है, तो वहां पर क्या लग जाता है, जौलजीबी का मेला लग जाता है। ठीक है, इसी के अलावा आपने सुना होगा पिथौरागढ़ में थल मेला, जौलजीबी मेला, इसके अलावा मोस्ट मानू मेला लगता है, मल्लिकार्जुन मेला लगता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इसके अलावा कौन सा लगता है, मोस्ट मानू। ठीक है, मोस्ट मानू, मोस्ट मानू के साथ साथ और कौन सा लगता है, ये इसके अलावा मल्लिकार्जुन। ठीक है, मल्लिकार्जुन मेला भी कहां पर लगता है, मोस्ट मानू मेला कहां पर लगता है, ये सब लगते हैं पिथौरागढ़ में लगते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो धौलीनाग मेला। ठीक है, धौलीनाग में कौन सा मेला लगता है, एक नाग पंचमी का मेला, बहुत इंपॉर्टेंट है, नाग पंचमी का, नाग पंचमी का, नाग पंचमी का मेला लगता है कहां पर, धौलीनाग में। ठीक है, धौली नाग में। कभी कभी क्या होता है ना एग्जामिनर, मैं आपको इसलिए लिखा रहा हूं, देखो आपको ये मजाक लग रहा होगा या फिर लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा लिखा देते हैं, बता सकते हैं आप, बहुत स्वतंत्र हैं आप इस चीज के लिए, मेरे लिए भी काम आसान हो जाएगा, मैं डेली आकर आप लोग को इतना सब कुछ लिखाता हूं, मेरे लिए भी कम लिखाना हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है जब आप लोग लिखेंगे नहीं। अब आपको पूछ दिया कि नाग पंचमी का मेला कहां पर लगता है, ऑप्शन में दे देगा वो पिथौरागढ़, ठीक है, नहीं पिथौरागढ़ नहीं देगा ऑप्शन में देगा चमोली, उत्तरकाशी नहीं, पिथौरागढ़ के ही 4 इलाके दे देगा, धौलीनाग, बैरीनाग। ठीक है, इसी टाइप से, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो ब्रैकेट में जो दिया है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चीजों को भले ही आपने रटना नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए कि धौलीनाग में क्या लगता है, नाग पंचमी का मेला लगता है। इसी के अलावा मैंने बताया आपको उत्तरकाशी में क्या लगता है, कंडक मेला, कंडक मेला, सेलकू मेला। ठीक है, सेलकू मेला, कंडक मेला, या फिर माघ मेला, ये कहां पर लगता है, उत्तरकाशी में लगता है। इसी के साथ साथ उत्तरकाशी का एक बहुत ही ज्यादा फेमस मेला है नागराज देवता मेला। ठीक है, नागराज देवता मेला। ठीक है, नागराज देवता मेला। ठीक है, नाग पंचमी मेला अलग है, नागराज देवता मेला अलग है, दोनों ही को मिक्स मत करना, ये दोनों कंफ्यूज करेंगे। और ऑप्शन डी में आपको दिख रहा होगा टिहरी में, तो कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला। ठीक है, कुंजापुरी पर्यटन विकास मेला। ठीक है, पर्यटन विकास मेला, पर्यटन विकास मेला कहां पर लगता है, टिहरी में लगता है। और शहीद नागेंद्र सक्लानी मेला कहां पर लगता है, नोट करके लिखेगा, शहीद नागेंद्र सक्लानी मेला लगता है टिहरी जनपद में। और चमोली का कल मैंने आपको कराए थे। ठीक है, चमोली के आपको पता होना चाहिए कौन कौन सा, काश्तकार मेला, गौचर मेला। ठीक है, काश्तकार मेला, काश्तकार मेला कहां पर लगता है, चमोली में लगता है। इसी के अलावा गौचर मेला, ठीक है, गौचर
मेला चमोली में लगता है, तो ये सभी मेले लगते हैं, इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की ओर। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखेंगे मुरखली आभूषण कहां पहना जाता है। तो मुरखाली आभूषण आपको बताया था कल, मुरखाली या मुनाड़, मुंदड़े, ठीक है, तुग्यल, ये कहां पहने जाते हैं, सब कान में पहने जाते हैं। तो तुग्यल, ठीक है, तुग्यल, मुनाड़, ठीक है, मुरखली, या फिर ये सब आभूषण कहां पर पहने जाते हैं, तुग्यल, मुनाड़, मुरखली, ये सभी पहने जाते हैं हमारे कान में। और एक इंपॉर्टेंट और आता है इसका, ठीक है, हाँ ये सही, ऑप्शन बी सही होगा इसका, ठीक है, मुरखली पहना जाता है नाक में, ठीक है, नाक में पहना जाता है, ये इस चीज को करेक्ट करिएगा, मुरखली नाक में पहना जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऑप्शन ए सही है यार, ये क्यों लैक हो रहा है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, कान में, ठीक है, कान में पहना जाता है मुरखली आभूषण। तो इस चीज को नोट करके आपने लिखना है। बाकी आभूषण आपको कल लिखा दिए गए थे, उम्मीद करता हूं आप लगातार रिवीजन मार रहे होंगे, ठीक है। तो नाक के मैंने आपको बताए थे बुलांक, नथ, ठीक है, बुलांक, बुलांक, नथ, ठीक है, बेसर जिसको बोला जाता है, बेसर, ठीक है, ये कहां पर पहनी जाती है, कान में, सॉरी नाक में पहनी जाती है। इसके अलावा बाजू में क्या पहना जाता है आपको पता है, गोखले पहना जाता है बाजू में, ठीक है, गोखले बाजू में पहना जाता है। इसके अलावा गले में आपको पता है हम, ठीक है, गले में कौन कौन से, तिलहरी, हसूला, चरे, चंद्रहास, ये सभी कल लिखा दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। राज्य में सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है। तो सबसे कम कह रहा है, ठीक है, तो नोट करना है यहाँ पर, सबसे कम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो सबसे कम पुरुष साक्षरता अगर आ जाए तो हरिद्वार में सबसे कम पुरुष साक्षरता हो जाएगी। और सबसे ज्यादा पूछेगा, ज्यादा, ठीक है, ज्यादा पूछेगा तो ज्यादा हो जाएगी रुद्रप्रयाग में, ठीक है। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता कहां पर हो जाएगी, 93 दशमलव कुछ परसेंट है, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर तो आपसे कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, फिर भी नोट करके लिखिएगा 93.90% जो पुरुष आबादी है वहां पर, क्या, सॉरी, जो सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता हो जाएगी रुद्रप्रयाग की 93.90%। और हरिद्वार में सबसे कम पुरुष साक्षरता हो जाएगी 81.04%, ठीक है। तो सबसे नंबर 1 पर हरिद्वार है। नंबर 2 की अगर हम बात करें तो नंबर 2 पर कौन सी हो जाएगी, सॉरी, अगर हम बात करें पुरुषों की, सॉरी, सबसे ज्यादा कहां पर हो जाएगी, पुरुषों में, रुद्रप्रयाग में। और सबसे अधिक महिला साक्षरता, ठीक है, महिलाओं में, ये तो पुरुष हो गया, महिलाओं की अगर बात करें सबसे ज्यादा, ठीक है, ज्यादा कहां पर हो जाएगी, देहरादून में, देहरादून में हो जाएगी। और सबसे कम कहां पर हो जाएगी महिलाओं में, उत्तरकाशी, ठीक है, उत्तरकाशी में हो जाएगी। इस चीज को आपको नोट करना है, सबसे ज्यादा कहां पर हो जाएगी, देहरादून में, और सबसे कम कहां पर हो जाएगी, उत्तरकाशी में हो जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, राज्य में सबसे कम नगरीकृत जिलों का क्रम है, सॉरी, ठीक है, सबसे कम नगरीकृत यानी जो जहां पर गांव ज्यादा होंगे, नगर मतलब यहां पर सबसे कम नगरीकृत यानी यहां पर क्या है, गांव की आबादी ज्यादा होगी और नगर क्या होंगे, कम होंगे। तो आपको बताना है राज्य में सबसे ज्यादा नगर कहां पर है, सबसे कम नगर वाले जिले कौन कौन से हैं। तो सबसे कम हमने पढ़ा है बागेश्वर में है, ठीक है, तो ऑप्शन सभी में बागेश्वर है। दूसरे नंबर पर रुद्रप्रयाग है, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तीसरे नंबर पर क्या है, उत्तरकाशी आता है, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहां पर सबसे कम नगरीकृत जिले पूछेगा तो बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी और अल्मोड़ा हो जाएंगे, ठीक है। अगर सबसे ज्यादा पूछेगा, ठीक है, ज्यादा या मैक्सिमम पूछेगा, मैक्सिमम नगरीकृत जिले कौन कौन से हैं, तो नंबर 1 पे आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, देहरादून आ जाएगा, ठीक है, सबसे प्रथम स्थान देहरादून का होगा। देहरादून के बाद कौन सा आएगा सबसे ज्यादा नगरीकृत जिलों में, नैनीताल आ जाएगा, ठीक है, नैनीताल आ जाएगा। इसके बाद नैनीताल के बाद कौन सा जिला आ जाएगा, नैनीताल के बाद आपको पता होना चाहिए, नैनीताल के बाद आ जाएगा हरिद्वार, ठीक है, हरिद्वार आ जाएगा। और हरिद्वार के बाद आ जाएगा उधम सिंह नगर। तो सबसे कम नगरीकृत जिले पूछेगा तो बागेश्वर में हो जाएंगे, फिर रुद्रप्रयाग, फिर उत्तरकाशी और अल्मोड़ा। और सबसे ज्यादा नगरीकृत जिले पूछेगा तो सबसे ज्यादा देहरादून में है, फिर नैनीताल में है, फिर हरिद्वार में है, फिर उधम सिंह नगर में है। ये चीज को नोट करना है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। राज्य में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश, सॉरी, प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। तो राज्य में जो प्रथम नैनीताल उच्च न्यायालय के हैं, ठीक है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय हमारा कहां पर स्थित है, नैनीताल में हो जाएगा, नैनीताल में हो जाएगा हमारा उच्च न्यायालय, ठीक है। कौन सा, किसका उच्च न्यायालय, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है, नैनीताल में स्थित है। और वर्तमान में आपने सुना होगा कि हल्द्वानी में इसको स्थापित करने की जो मांग करी जा रही है या फिर इसको स्वीकृति मिल चुकी है। अब हमारा उच्च न्यायालय कहां पर बनने जा रहा है,
नैनीताल की जगह हल्द्वानी में बनना जा रहा है। ठीक है, नैनीताल के अंतर्गत हल्द्वानी शहर आता है और नैनीताल से काफी डिस्टेंस पर वो है। तो अभी तो क्या है, फिलहाल बनाने का प्रस्ताव को मंजूरी मिली, अभी बना नहीं है। वर्तमान में कहां पर है, वर्तमान में नैनीताल में है। और इसके जो प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे तो ये थे अशोक अभियेंद्र देसाई, यानी यहां पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ए देसाई। ठीक है, अशोक अभियेंद्र देसाई आपका सही हो जाएगा। और वर्तमान में कौन है, अगर वर्तमान की बात करेंगे, वर्तमान में कौन है, तो वर्तमान में विपिन सांघी जी। विपिन सांघी जी क्या हो जाएंगे, वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हमारे नैनीताल उच्च न्यायालय के। ठीक है, उत्तराखंड के उच्च न्यायालय के, जो कि नैनीताल में स्थित है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 हम पे है अल्मोड़ा के सोभन होगा यहाँ पर। ठीक है, सोहन गलत टाइपिंग है, थोड़ा टाइप। ठीक है, शोभन सिंह जीना। ठीक है, शोभन सिंह जीना द्वारा प्रकाशित होने वाला पत्र था। तो शोभन सिंह जीना के द्वारा क्या एक पत्र निकाला गया था जिसका नाम था पताका, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने पताका का जो प्रकाशन था ये वर्ष 1939 में किया था। और शोभन सिंह जीना यानी SSJ। ठीक है, और SSJ कैंपस कहां पर है आपको पता है, अल्मोड़ा से काफी स्टूडेंट है, उनको पता ही होगा। आपका कैंपस जो है SSJ कैंपस अल्मोड़ा में स्थित हो जाएगा, जिसका नाम है शोभन सिंह जीना कैंपस। और शोभन सिंह जीना के द्वारा एक स्थापना करी गई थी 1988 में। ठीक है, 30-31 मई। ठीक है, 30-31 मई को इन्होंने क्या करी थी, 1988 में उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना। ठीक है, उत्तरांचल उत्थान परिषद की स्थापना करी थी। किसने, शोभन सिंह जीना ने करी थी। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, 41 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पश्चिमी रामगंगा का उद्गम होता है, तो आपको बताना है पश्चिमी रामगंगा का उद्गम कहां से होता है। तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, दूधातोली श्रेणी से क्या होता है, पश्चिमी रामगंगा का उद्गम होता है। इसके अलावा पश्चिमी रामगंगा का उद्गम दूधातोली श्रेणी से तो होता ही है। दूधातोली श्रेणी को कहा जाता है उत्तराखंड का पामीर, यानी उत्तराखंड का पामीर इसको कहा जाता है, उत्तराखंड का पामीर। और यहीं से क्या होता है, 5 नदियों का उद्गम होता है। एक तो आपकी क्या हो जाएगी, पश्चिमी रामगंगा। ठीक है, पश्चिमी रामगंगा, इसके अलावा पूर्वी प्लस पश्चिमी नयार, और इसके अलावा आटागाड़ और विनो। ठीक है, 4-5 नदी, पूर्वी नियार प्लस पश्चिमी नियार, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़ और विनो कहां से निकलती हैं, दूधातोली श्रेणी से निकलती हैं। और दूधातोली श्रेणी को क्या कहा जाता है, उत्तराखंड का पामीर कहा जाता है। और इसका जो फैलाव है, ठीक है, इसका फैलाव हो जाएगा आपका पौड़ी में, इसका फैलाव है। ठीक है, अल्मोड़ा में इसका फैलाव आता है, अल्मोड़ा, और इसके अलावा आपका पिथौरागढ़ में इसका फैलाव है। ठीक है, अल्मोड़ा, पौड़ी और पिथौरागढ़। ठीक है, सॉरी, चमोली, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में। ठीक है, चमोली, पिथौरागढ़। ठीक है, थोड़ा सा इसको करेक्शन करिएगा, चमोली, पिथौरागढ़ और कहां पर, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा में। ठीक है, चमोली, पौड़ी और अल्मोड़ा, चमोली प्लस पौड़ी प्लस अल्मोड़ा। ठीक है, 3 जिलों में किसका विस्तार है, हमारा दूधातोली श्रेणी का विस्तार है। और इसी को कहा जाता है उत्तराखंड का पामीर, जिसके से 5 नदियां निकलती हैं, पश्चिमी रामगंगा, पूर्वी नियार प्लस पश्चिमी नियार, आटागाड़ और विनो। ठीक है, ये 5 नदियां इससे निकलती हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 हम पे है, उत्तराखंड विघटन काल में किस शासक ने आक्रमण कर दक्षिण उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया। ठीक है, उत्तराखंड के विघटन काल में क्या हुआ, यहां पर एक शासक ने आक्रमण कर दिया था और जो दक्षिणी उत्तराखंड पर इसने अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। तो वो राजा कौन थे, विग्रहराज। ऑप्शन बी का बिल्कुल सही हो जाएगा। विग्रहराज ने क्या करा था, जब उत्तराखंड का विघटन यहां से बहुत ज्यादा यहां पर मतलब शासनों का काल खत्म हो रहा था, तो यहां पर इन्होंने क्या करा, यहां पर फायदा उठा और आक्रमण करा और दक्षिणी उत्तराखंड पर अधिकार कर लिया था विग्रहराज ने। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। उत्तराखंड में सर्वाधिक और न्यूनतम सिंचित क्षेत्र जिले हैं। तो सर्वाधिक और न्यूनतम सिंचित क्षेत्र यानी जो सिंचाई या फिर हम पानी वगैरह के लिए बोले तो यहां पर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, उधम सिंह नगर और चमोली। ठीक है, उधम सिंह नगर में क्या है, सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र हो जाएगा और सबसे कम कहां पर पूछेगा तो सबसे कम हो जाएगा चमोली जिले में। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 है, टिहरी बांध निर्माण किस वर्ष प्रारंभ हुआ। तो टिहरी बांध का निर्माण कार्य, ठीक है, अगर एक क्वेश्चन आता है टिहरी बांध का योजना को कब मंजूरी मिली, तो 1972 में क्या था, 1972 में इसको क्या मिली, मंजूरी मिली।
लेकिन जो इसका बाद का कार्य था, आपको पता होना चाहिए बाद का कार्य कब से शुरू हुआ, 1978 से शुरू हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अब टिहरी बांध के बारे में थोड़ा सा इसका हम लोग विस्तार से देखेंगे। अगर टिहरी बांध की आपसे हाइट पूछी जाती है, ठीक है, वही क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत ज्यादा है टिहरी के बारे में पढ़ने के लिए, टिहरी डैम के बारे में, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपको बता दूं, इसकी हाइट पूछी जाती है, ऊंचाई, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 260.5 मीटर इसकी हाइट हो जाएगी। किसकी, टिहरी डैम की हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए शुरुआत में इसका क्या था, 600 मेगावाट का ये था, ठीक है, शुरुआत में जो प्रोजेक्ट था टिहरी डैम का ये 600 मेगावाट का था। लेकिन 1986 में क्या होता है, रूसी राष्ट्रपति, ठीक है, रूसी राष्ट्रपति कौन, मिखाइल गोर्चोविक, ठीक है, मिखाइल गोर्चोविक, ठीक है, ये आते हैं भारत। कौन आते हैं, मिखाइल गोर्चोविक, ठीक है, ये भारत आते हैं और ये क्या करते हैं, एक संधि पर हस्ताक्षर करते हैं भारत सरकार के द्वारा। और तब से क्या होता है, इसको टोटल 2600 वाट की इसको बना दिया जाता है, ठीक है, 2000 वाट की बढ़ाकर इसको 2600 मेगावाट की परियोजना कर दिया जाता है, ठीक है, 2400 वाट, सॉरी, ठीक है, ये 2400 वाट की यहां पर वो करते हैं, 2400 वाट की ये स्वीकृति देते हैं। टोटल ये हो जाती है 3000 मेगावाट की, ठीक है, 3000 मेगावाट की परियोजना हो जाती है। कब, 1986 में, जब रूसी राष्ट्रपति मिखाइल गोर्चोविक आते हैं। और वर्तमान में ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये पूर्वी रूसी राष्ट्रपति का वर्तमान 2022 में मेरे ख्याल से इनका, सॉरी 22 या 23 में इनका निधन हो चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इनका निधन कब हुआ था, इनका योगदान क्या था, ठीक है। अगर आपसे पूछ लेगा कि रूस के कौन से क्रम के राष्ट्रपति थे, तो आपको पता होना चाहिए, आपको पूछ देगा कि ये कौन थे, रूसी राष्ट्रपति थे। इन्होंने क्या करा था, 1986 में एक संधि पर हस्ताक्षर करा था भारत सरकार के द्वारा, जिसमें 2400 मेगावाट इन्होंने कहा था इसका जो खर्चा है वो रूसी सरकार करेगी। और टोटल मिलाकर टिहरी परियोजना जो होगी 2400 + 600 3000 मेगावाट की हो जाएगी। इसी के साथ साथ यहां पर आपका जो पता होना चाहिए कि इसका प्रथम चरण कब शुरू हुआ था, ठीक है, टिहरी डैम का जो प्रथम चरण पूछा जाता है एग्जाम में, प्रथम चरण कब शुरू हुआ था, तो इसका जो प्रथम चरण था ये शुरू हुआ था 30 जुलाई 2006 को, 30 जुलाई 2006 को इसका प्रथम चरण जो हुआ था शुरू हुआ था, ठीक है। और ये कितना मेगावाट का शुरू हुआ था, तो 1000 मेगावाट का ये शुरू हुआ था। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ टिहरी डैम के बारे में जो बांध विरोधी समिति है, ठीक है, एक बनी थी हमारी बांध विरोधी समिति, बांध विरोधी समिति, ये कब की हो जाएगी, बांध विरोधी समिति, तो ये भी 1978 की हो जाएगी। और सर्वप्रथम बांध का जो विरोध करा था वो किसने करा था, आपको पता होना चाहिए, कमलेंदु शाह ने क्या करा था, सर्वप्रथम बांध का विरोध करा था। और जो बांध विरोधी समिति थे इसके अध्यक्ष कौन थे, इसके अध्यक्ष थे विद्यासागर नौटियाल। इस चीज को लिखिएगा, थोड़ा स्पेस की दिक्कत है तो आप इस चीज को नोट करके लिख सकते हैं। बांध विरोधी समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो विद्यासागर नौटियाल जी थे। और बांध का जो सर्वप्रथम विरोध करा था वो करा था कमलेंदु शाह ने करा था। इसी के साथ साथ एक और फैक्ट आता है कि टीएचडीसी की स्थापना कब हुई, जिसका इसने बाद में जो कार्य था वो टीएचडीसी को सौंपा गया। तो टीएचडीसी की जो स्थापना आती है 1988 को, किसकी स्थापना हुई थी, टीएचडीसी की स्थापना होती है। तो ये सब फैक्ट है टिहरी के बारे में जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस चीज को नोट करके लिखेगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। बालचा नीति किंगरी बिंगरी माइया माँ डुंगरीला दर्रे किसके बीच हैं, तो आपको बताना है ये सभी दर्रे किसके बीच है। तो ये सब किंगरी बिंगरी डुंगरीला ये दर्रे हो जाएंगे चमोली और तिब्बत के बीच, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर ऑप्शन ए की बात करें, पिथौरागढ़ और तिब्बत के मध्य कौन कौन से हैं, तो लीपू लेक, ठीक है, लीपू लेक, ठीक है, लीपू लेक दर्रा कहाँ है, ठीक है, ऊटा जयंती, ये सभी दर्रे किसके मध्य हैं, ऊटा जयंती, लीपू लेक दर्रा, ये हो जाएंगे मध्य स्थित। इसी के अलावा एक और पूछा जाता है हमसे कि बागेश्वर और चमोली के बीच कौन सा दर्रा है, तो इसके बीच हो जाएगा सुंदरढूंगा, ठीक है, सुंदरढूंगा किसके मध्य स्थित है, तो बागेश्वर और चमोली के बीच हो जाएगा सुंदरढूंगा। और चमोली और पिथौरागढ़ के बीच आपको पता होना चाहिए, ठीक है, टोपी धुरा दर्रा, ठीक है, ये किसके बीच है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है। इसके अलावा मार्चा योग, बाराहोती और लातूधुरा भी चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है, ठीक है, मार्चा योग और बाराहोती दर्रा किसके बीच है, चमोली और पिथौरागढ़ के बीच स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की ओर।
भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड के कौन से नंबर के मुख्यमंत्री थे? तो भगत सिंह कोश्यारी आपको पता है कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। कौन से क्रम के ये थे आपको पता होना चाहिए। मुख्यमंत्री का क्रम पूछा जाता है तो दूसरे नंबर के ये मुख्यमंत्री थे। सबसे पहले क्या हुआ था, जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे, ठीक है, अंतरिम सरकार में, निर्वाचित नहीं थे वो, अंतरिम सरकार में सबसे पहले कौन से बनाए गए थे? पहले बनाए गए थे हमारे नित्यानंद स्वामी जी, ठीक है, नित्यानंद स्वामी। उसके बाद जो बने थे हमारे, उसी के बाद बने थे भगत सिंह कोश्यारी जी, ठीक है, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी बने थे। और जो उसके बाद बने थे तीसरे नंबर पर, आपको पता होना चाहिए, जो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे एनडी दत्त तिवारी, ठीक है, एनडी तिवारी जी। और उसके बाद कौन बने थे? चौथे क्रम के बने थे बीसी खंडूरी जी, ठीक है, भुवन चंद खंडूरी बने थे। पांचवें इनके बाद कौन बने थे? भुवन चंद खंडूरी जी के बाद बनते हैं, जब इनका कार्यकाल बीच में समाप्त कर दिया गया था, इनको हटाकर निशंक को बनाया जाता है, ठीक है, निशंक जी को, ठीक है, निशंक को बनाया जाता है, निशंक जी को बनाया जाता है, ठीक है। फिर निशंक जी को फिर हटा दिया जाता है, ठीक है। फिर छठे नंबर पर फिर से भुवन चंद खंडूरी को बनाया जाता है, ठीक है। फिर खंडूरी को बनाया जाता है, भुवन चंद खंडूरी को निशंक के बाद फिर से बनाया जाता है, क्योंकि निशंक जी के ऊपर कुंभ घोटाले के आरोप लग गए थे, ठीक है। खंडूरी जी को बनाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, सातवें मुख्यमंत्री किसे बनाया जाता है? फिर से जब चुनाव होते हैं तो विजय बहुगुणा, ठीक है, विजय बहुगुणा जी को बनाया जाता है। फिर आठवें क्रम पर कौन बनाया जाता है? विजय बहुगुणा को भी कांग्रेस सरकार बीच में हटा देती है। फिर हरीश रावत जी को लाया जाता है, हरीश रावत जी को लाया जाता है। फिर हरीश रावत जी के बाद कौन बनते हैं नवे क्रम में? हरीश रावत के सरकार में आपको पता है 27 मार्च 2016 को क्या हुआ था, एक क्वेश्चन आता है, जो प्रथम उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था? 27 मार्च 2016 को। तो हरीश रावत जी के कार्यकाल में वो लगा था, इंपॉर्टेंट है, नोट करके लिख सकते हैं। हरीश रावत जी के बाद क्या होता है, हमारे एक मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तराखंड के, जो बहुत ही, जिनके रोजगार मुख्यमंत्री जिन्हें कहा जाता है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, ठीक है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, जिनके कार्यकाल में क्या हुआ कि बेरोजगारी दर जो थी माइनस में पहुंच गई थी, सभी लोगों को घर से पकड़कर रोजगार दिया जा रहा था उस समय जब त्रिवेंद्र रावत जी सरकार में थे। और इन्हीं से खुश होकर इन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। और फिर 10वें नंबर पर जो मुख्यमंत्री बनकर आए वो आए तीरथ सिंह रावत जी, तीरथ सिंह रावत जी। और फिर इन्हीं का जो कार्यकाल था मात्र 115 दिन का रहा था। अपने खराब स्टेटमेंटों के कारण इन्हें मुख्यमंत्री की पद गंवाना पड़ा था। और इसके बाद जो मुख्यमंत्री बनते हैं उत्तराखंड ने भर दी हामी, कह रहे हैं पुष्कर धामी, ठीक है। तो ये नारा बहुत चला था, पुष्कर धामी जी, ठीक है, पुष्कर धामी जी हो जाएंगे हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री, ठीक है। तो पुष्कर धामी हो जाएंगे 11वें। और फिर इसके बाद क्या होता है, निर्वाचित चुनकर आते हैं फिर से एक और बार पुष्कर सिंह धामी जी। तो पुष्कर धामी कौन से क्रम के मुख्यमंत्री हैं पूछेगा तो 12वें क्रम के मुख्यमंत्री है। व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो व्यक्तिगत रूप से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो व्यक्तिगत क्रम से 10वें हैं और पद के क्रम से कौन से हैं? 12वें मुख्यमंत्री हैं। सारे क्रम आपको याद होने चाहिए, ठीक है। ये मुख्यमंत्री का क्रम है, कभी ऑप्शन में आएगा, राज्यपाल का क्रम भी आपको बता दिया जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 हम लोग देखेंगे, तुबेरा बाजू तिमला क्या है? तो तुबेरा बाजू तिमला आपको पता है, मैंने पहले भी कराया था। ये क्या हो जाएंगे? वाद्य यंत्र हो जाएंगे, ठीक है, वाद्य यंत्र हो जाएंगे और भोटिया जनजाति के, ठीक है, भोटिया जनजाति के, ठीक है, भोटिया जाति के ये हो जाएंगे, जनजाति के वाद्य यंत्र हो जाएंगे। और लोकगीत, अगर सॉरी इनका एक ये लोकगीत हो जाएंगे, सॉरी ठीक है, इस चीज को करेक्शन करिएगा, लोकगीत हो जाएंगे किसके? तुबेरा बाजू तिमला, ये लोकगीत हो जाएंगे भोटिया जनजाति के। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। वाद्य यंत्र कौन सा था? सॉरी ये कराया था आपको हुड़का, ठीक है, हुड़का किसका वाद्य यंत्र हो जाएगा? तो भोटिया जनजाति का हो जाएगा। लोकगीत पूछेगा तो भोटिया जनजाति के लोकगीत कौन से हो जाएंगे? तुबेरा बाजू और तिमला। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 आप पे है, राज्य में छात्र युवा संघर्ष समिति रामनगर का गठन कब हुआ? तो छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन कहां पर हुआ था? रामनगर में हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन आता है छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन कहां पर हुआ? तो रामनगर में हुआ। और इसका जो गठन होता है सितंबर 1994 को होता है। कल हमने देखे थे तो आपने नोट करेंगे, उम्मीद करता हूं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 हम पे था, उत्तराखंड में फास्ट ट्रैक
फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना किस वर्ष की गई? तो उत्तराखंड में जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है इसकी स्थापना आपको बतानी है। उत्तराखंड में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना जो हुई थी वर्ष 2001 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 50 अब हम लोग देखेंगे उत्तराखंड सरकार द्वारा राज्य फिल्म नीति कब लागू की गई? तो उत्तराखंड सरकार द्वारा फिल्म नीति लागू की गई, ठीक है। तो ये फिल्म नीति जो हमारी थी 2015 की हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। और 2016 में क्या था? फिल्म परिषद। फिल्म परिषद कब का है पूछा जाता है। फिल्म नीति अलग है, फिल्म परिषद हो जाएगा 2016 का, फिल्म नीति हो जाएगी 2015 की। और उत्तराखंड में जो पहली प्रथम फिल्म थी 1983 में, आपको पता होगा, परमेश्वर गौड़ की जगवाल, ठीक है। जगवाल फिल्म क्या हो जाएगी? उत्तराखंड की प्रथम फिल्म हो जाएगी, जो कि गढ़वाली भाषा में थी, ठीक है। गढ़वाली भाषा की भी पहली फिल्म और उत्तराखंड की भी पहली फिल्म थी 1983 में जो बनी थी, जगवाल बनी थी, जिसके डायरेक्टर हो जाएंगे पारेश्वर गौड़, ठीक है। पारेश्वर गौड़ जी क्या थे? इसके निर्देशक थे, ठीक है, इसके डायरेक्टर, ठीक है। पूछा जाता है किसके नेतृत्व में, डायरेक्टर कौन थे इसके? तो पारेश्वर गौड़ इसके डायरेक्टर थे। 1983 में जगवाल फिल्म बनी थी, राज्य की पहली फिल्म और गढ़वाल की भी पहली फिल्म। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। डोरवा क्या है? तो डोरवा क्या है? ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। बुलांग क्या है, डोरवा क्या है, कल आपको बताया था। तो डोरवा क्या हो जाएगा? एक पारंपरिक वस्त्र हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर डोरवा क्या है? एक पारंपरिक वस्त्र है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, राज्य में विनोग माउंटेन क्वेव किस जनपद में स्थित है? तो विनोग माउंटेन क्वेल किस रास्ते में, किस जनपद में स्थित है आपको बताना है। ये हो जाएगा आपका मसूरी में, ऑप्शन, ठीक है, सॉरी देहरादून में स्थित हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहां पर स्थित है पूछेगा तो ऑप्शन डी में आपका स्थित हो जाएगा, ठीक है। राज्य में विनोग माउंटेन क्लेव कहां पर हो जाएगा? ये हो जाएगा जनपद पूछा है। देखिए फिर से स्मार्टली यहां पर क्वेश्चन, ठीक है। मैं यहां पर देखिए इसी तरीके से होता है जब आप क्वेश्चनों को थोड़ा ढीले से पढ़ते हैं। मैंने आपको फिर से बताया है कि जनपद पूछा था, ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मसूरी, इसीलिए मैंने गलती से मसूरी टिक कर दिया था। यही मिस्टेक होती है जब हम क्वेश्चनों को दोबारा पढ़ते हैं, ठीक है। तो दोबारा पढ़ने में देखा मैंने, लेकिन पेपर में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर तो क्या है, मैं करेक्शन कर सकता हूँ, इसे मिटा सकता हूँ, ऐसे मैंने मिटा दिया, ठीक है, ऐसे मैंने मिटाकर दोबारा गोला कर दिया। लेकिन आपका क्या है, आपने क्या करा, क्वेश्चन पढ़ा, सीधा गोला भर दिया और हो गया गलत, और एक नंबर -1.25 आपके कट गए। और पेपर देने के बाद पता लगा मेरिट जा रही है 62, हर कोई 62 बता रहा है और हम अटक रहे हैं 60 पर, और उस समय अफसोस कर रहे हैं काश वो बेसिक गलत नहीं करा होता। तो इन बेसिकों को सुधारें और प्रैक्टिस सेटों में अपना स्कोर इंप्रूव करें। तो यहां पर विनोग माउंटेन एनक्लेव पूछा है जनपद, तो देहरादून में हो जाएगा। इलाका पूछेगा तो मसूरी में स्थित है, ठीक है, देहरादून के मसूरी में स्थित हो जाएगा। इसी के अलावा गन हिल आती है, गन हिल कहां पर है आपको पता होना चाहिए, गन हिल भी मसूरी में स्थित हो जाएगा, ठीक है। गन हिल कहां पर है, या कैमल बैक कहां पर स्थित है, कैमल बैक और गन हिल दोनों ही कहां पर है, मसूरी में स्थित है, जो कि देहरादून जनपद में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की ओर। नैनीताल नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो नैनीताल नगर पालिका 2-3 दिन पहले क्वेश्चन आया था, मैंने आपको कराया था कि नैनीताल नगर पालिका क्या थी, राज्य की पहली रजिस्टर्ड नगर पालिका, ठीक है, राज्य की, ठीक है, उत्तराखंड की पहली रजिस्टर्ड नगर पालिका, पहली रजिस्टर्ड, ठीक है, राज्य की पहली रजिस्टर्ड नगरपालिका थी नैनीताल नगरपालिका। इसकी स्थापना कब होती है? 1873 में होती है। और जो इसके पहले प्रथम अध्यक्ष थे तो मेजर वॉशिंगटन इसके प्रथम अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। 54 है, उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक में लोकायुक्त संगठन के कितने सदस्य अनुशंसा है? तो उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक, ठीक है, उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक कब का हो जाएगा? ये हो जाएगा उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक, उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक आपका हो जाएगा 2014 का, ठीक है। ये लोकायुक्त का अर्थ आप समझ रहे हैं, यहाँ पर लोकायुक्त आपको याद होगा 2013 में, ठीक है, जब बीजेपी सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार अपने अंतिम जो चुनाव के दौरान थी, ठीक है, 2014 में चुनाव होने वाले, तो अन्ना हजारे ने बहुत बड़ा भारत में आंदोलन करा लोकपाल के लिए, ठीक है, लोकपाल बिल एक वर्ड उन दिनों बहुत चलता था, ठीक है। तो हम भी उस समय स्कूल वगैरह में थे तो काफी हम लोग भी बढ़ चढ़कर उसमें इंटरेस्ट लेते थे कि यार ये लोकपाल क्या है, लोकपाल क्या है। तो यहाँ पर क्या है कि लोकपाल मतलब इन द सेंस कि सरकार जो काम करती है ना, इनके काम करने के लिए एक स्वतंत्र बॉडी बनाई जाती है जो इनके काम काज पर कहीं ना कहीं अगर आपको कोई भी दिक्कत है सरकार से या फिर सरकारी कार्यालय से, तो आप वहां पर समाधान या शिकायत का आपको निस्तारण किया जाता है लोकायुक्तों के द्वारा। और लोकायुक्त विधेयक उत्तराखंड का पूछेगा 2014 का, और भारत का पूछेगा तो भारत का हो जाएगा 2013 का। अन्ना हजारे जी ने जो आंदोलन करा था इतना लोकपाल बिल लोकायुक्त के लिए किया था। वर्तमान में अन्ना हजारे जी पता नहीं कहां गायब हैं,
आज वो दिखते नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है लोकायुक्त विधेयक हो जाएगा 2014 का। और इसमें क्या होता है, यहां पर एक अध्यक्ष और 5 सदस्य, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के लिए राज्यपाल की व्यवस्था की गई है? तो आपको बताना है किस अनुच्छेद के तहत जो राज्यपाल का पद है, ठीक है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति होता है और राज्य में राज्यपाल होता ही होता है आर्टिकल 153 के अनुसार, ठीक है। आर्टिकल 153 में क्या कहा है, राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और 151 क्या है आपको पता है, 148 से लेकर 151 तक हमें पता है कैग का पद है, ठीक है। कैग का पद, कैग के बारे में विवरण कहा गया है, ठीक है, जो हमारा कैग है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 है, उत्तराखंड में आकाशवाणी की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो यहां पर आपको बताना है उत्तराखंड में आकाशवाणी की शुरुआत कब हुई थी। अगर भारत में पूछेगा तो भारत में कब होती है, 1936 में होती है भारत में इसकी शुरुआत। और आकाशवाणी का पहले नाम ऑल इंडिया रेडियो था, बाद में सुमित्रा नंदन पंत जी के सुझाव पर ही क्या किया गया, ऑल इंडिया रेडियो का नाम आकाशवाणी किया गया। और उत्तराखंड में इसकी शुरुआत हुई थी 1986 में हुई थी। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 है, उत्तराखंड में सर्वप्रथम यूरोपीय मिशनरी द्वारा बागवानी कब प्रारंभ की गई? तो उत्तराखंड में जो सर्वप्रथम यूरोपीय मिशनरी द्वारा बागवानी जो प्रारंभ की गई थी, ये की गई थी 1869 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। 58 है, उत्तराखंड में नागफनी आकार का भव्य शिलाश्रय कहां से प्राप्त हुए? तो नागफनी आकार के जो भव्य शिलाश्रय है उत्तराखंड में कहां से प्राप्त हुए आपको बताना है। ये जो प्राप्त हुए थे हमारे ऑप्शन ए लाखोडियार, और ये लाखोडियार कहां पर हो जाएगी, बार बार बताता हूं, अल्मोड़ा में स्थित हो जाएगी। ऑप्शन बी आपको दिख रहा होगा, फड़का नौला या फिर पेटशाल, ठीक है, फड़का नौला या पेटशाल आप पे आता है। इसके शिलाश्रय की खोज किसने करी थी? यशोधर मठपाल ने करी थी, यशोधर मठपाल ने। क्वेश्चन आता है, बार बार बताता हूं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछा जाता है। और ये ग्वारखा उडियार कहां पर हो जाएगी आपकी, ग्वारखा उडियार चमोली जिले में स्थित हो जाएगी, ठीक है। ग्वारखा उडियार कहां पर हो जाएगी, चमोली जनपद में स्थित हो जाएगी, ठीक है। तो ये था उत्तराखंड का आपका पूरा सोल्यूशन। क्लास कैसी लगी आपको जरूर बताना है। क्लास में कुछ आपको जब समझ में नहीं आ रहा है वो आपको मैसेज के थ्रू पूछते हैं। और अगर आप YouTube पर देख रहे हैं, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस सेटों में जुड़ना है तो आप हमारी नीचे दी गई लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हैं, हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम में हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे अबाउट सेक्शन में जाकर हमारे नंबर्स देख सकते हैं, वहां पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। और इसी तरीके के प्रैक्टिस सेट आपको मात्र 199 रुपीज में मिल जाते हैं, ठीक है। 199 रुपीज में आपको प्रैक्टिस सेट मिलते हैं, उनकी PDF आपको मिलती है। और इसी प्रकार से आपको वहां पर एक गहन सोल्यूशन मिलता है, जहां पर देखिए हम लोग चाहें तो इस क्लास को शॉर्ट कर सकते हैं, हम लोग चाहें तो उत्तराखंड का सोल्यूशन में आकर यहां पर आधे घंटे में फटाक से आंसर आपको कराए छोड़ सकता हूं। लेकिन ये लाखोडियार आप नहीं भी तो कम से कम तीसरी चौथी बार अलग अलग तरीके से क्वेश्चन की फॉर्मिंग हो रही है। मैं फिर भी आपको बताता हूं कहां पर है, अल्मोड़ा में है, क्या मिला था, कैसे मिला था। तो इसी प्रकार के यहां पर सोल्यूशन इसलिए कराए जा रहे हैं क्योंकि आपको पता है टारगेट UPSSC क्या है, भरोसेमंद एक साथी है जो सिलेक्शन में आपका साथी बनेगा। मेहनत आपकी होगी, लेकिन आपका जो मेहनत है उसको पूरी तरीके से जो अंतिम रूप देगा वो हम लोग देंगे। आपको मेहनत करनी है, मेहनत हम करेंगे आपके साथ, और आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।